बांग्लादेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व पीएम बांग्लादेश की शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ढाका ने सुनाया फैसला। तीनों दोषियों को सजाए मौत दी गई है। पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी यहां पर शेख हसीना के साथ मृत्यु दंड दिया गया है। आईसीटी ने सभी को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराया है। शेख हसीना के अपराधों को मानवता के खिलाफ माना गया है। आईसीटी कोर्ट ने कहा है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया और इसीलिए शेख हसीना के अपराधों के मद्देनजर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में पूरे विश्व में एक तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में हैं और बांग्लादेश की पूर्व पीएम को बांग्लादेश की कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। वहीं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने के खिलाफ सरकार ने अपील की है कोर्ट में। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया था। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ द्वारा दिया गया था निर्णय। अब सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करती नजर आई। राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर कर रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि कुछ लोगों की गलती की वजह से जो पूरा का पूरा पेपर है वो रद्द नहीं होना चाहिए। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सरकार ने अपील की है और क्या कुछ कहा है अपनी इस अपील में सरकार द्वारा, क्या कुछ कहा गया है, बताइए। देखिए, आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को हाईकोर्ट की एकल पीठ, जिसमें जस्टिस समीर जैन थे, उनके द्वारा इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था बड़े पैमाने पर अनियमितता और फर्जीवाड़ा पेपर लीक को देखते हुए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो जस्टिस समीर जैन ने दिया था, उसके खिलाफ सरकार द्वारा अपील की गई है और ये कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की सजा जो है बाकियों को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरुआत से देखें तो विवादित ये पूरा मामला रहा है। एक तरफ एक पक्ष चाहता है कि भर्ती रद्द हो, दूसरा पक्ष चाहता है भर्ती यथावत रहे। अब ऐसे में सरकार के द्वारा जो जस्टिस समीर जैन है, उनके फैसले के खिलाफ अपील करना एक जो है संदेश यहाँ पर है कि जो सरकार है, जो भर्ती रद्द नहीं करना चाहते हैं, उनके पक्ष में है सरकार। यही कारण है कि सरकार ने इस पूरे मामले पर अपील की है और ये पूरा मामला क्योंकि चल रहा है कोर्ट में और 23 दिसंबर से पहले इस पर जो है डबल बेंच में फैसला देना है और डबल बेंच का फैसला आने से पहले, और क्योंकि 23 नवंबर से इस पूरे मामले की जो कंटिन्यू सुनवाई है वो शुरू होने वाली है, ऐसे में सरकार के द्वारा जो अपील दायर करना एक जो कह सकते हैं कि बड़ा कदम है और ये भी स्थिति स्पष्ट हो गई कि सरकार भर्ती रद्द नहीं करना चाहती है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि राज्य सरकार भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है और इसीलिए बार बार कोर्ट में अपना स्टैंड भी राज्य सरकार क्लियर कर रही है कि 2021 में एसआई भर्ती प्रकरण में जो कुछ भी हुआ वो कुछ लोगों की गलती थी और इसकी सजा हर एक का एसआई ट्रेनी को नहीं दी जा सकती है। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से एक खबर है जहां पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। श्यामनगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नीट परीक्षा में पास करवाकर एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपयों की ठगी की, ये व्यक्ति विवेक उर्फ विनीत जोशी अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी नीट परीक्षा में सिलेक्शन कमेटी का सदस्य होने का झांसा देकर लोगों को ठगा करता था। आरोपी अलग अलग नाम बदलकर बड़े अधिकारियों से संबंध होने की बात कहकर ठगी करता था। इस आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर उसके बाद जब एडमिशन नहीं होता था और परिवादी द्वारा पैसे वापस मांगे जाते थे तो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर का फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताकर धमकाता था परिवादी को। आरोपी राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश,
दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, मध्य प्रदेश में भी कर चुका है ठगी। आरोपी ने ठगी की राशि को 100 से ज्यादा अकाउंट में स्थानांतरण किया। 17 जून 2023 को परिवादी महेश चंद्र अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो इस मोस्ट वांटेड आरोपी को, जिसने नीट परीक्षा पास करवाकर एमबीबीएस में एडमिशन करवाने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया, और डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, ये बड़ी कार्रवाई है। ऐसे ठगों को समय रहते पकड़ा जाना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि समाज भी सीख सके कि ऐसे फ्रॉड लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, 17 जून 2023 को परिवादी महेश चंद्र अग्रवाल ने श्यामनगर थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया था कि नीट परीक्षा में पास करवाकर एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के नाम पर उसके साथ 5.5 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। पुलिस ने अनुसंधान किया। गहन अनुसंधान करने के बाद अब जो शातिर ठग है विवेक उर्फ विपिन जोशी, उसको गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल उससे अब श्यामनगर थाने में पूछताछ जारी है। आरोपी ने ठगी की राशि को 100 से ज्यादा अकाउंट में स्थानांतरण किया था। उन अकाउंट की भी अब श्यामनगर थाना पुलिस पड़ताल कर रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला है। आरोपी राजस्थान के अलावा यूपी, दिल्ली, हरियाणा और गुरुग्राम और एमपी में ठगी कर चुका है। अभी भी और भी इसके खिलाफ मुकदमे की जानकारी श्यामनगर थाना पुलिस जुटा रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला है। किन किन लोगों के साथ इसने ठगी की थी, कौन कौन इसकी गैंग में शामिल है, ये सब अब पड़ताल पुलिस कर रही है। क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो थाना अधिकारी है वो अब इसका अनुसंधान कर रहे हैं। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में और भी अन्य जो वारदात है इसके द्वारा की गई है उसका खुलासा होगा। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज मुख्य सचिव कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। प्रोटोकॉल के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने नवनियुक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया और पूजा अर्चना के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। आज नए मुख्य सचिव ज्वाइनिंग से पहले मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करने भी पहुंचे थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए सीएम भजनलाल और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और साथ ही राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बताया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में वी श्रीनिवास जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और राजस्थान कैडर में शामिल हुए। पिछले 3 दशकों में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक फेरबदल के अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पदभार ग्रहण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। उसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था और फिर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कद्दावर व्यक्तियों ने काम किया।
क्या अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक अंत में विजय पताका फहराने के बाद अब कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के जिलाध्यक्षों की अंतिम सूची भी लगभग तैयार है। राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर फाइनल मंथन किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सूची अगले 1 से 2 दिनों में कभी भी जारी हो सकती है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 50 जिला अध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच जिलेवार नामों पर चर्चा को लेकर बैठक की गई है। तो वहीं आधा दर्जन जिलों पर कुछ पेच भी फंसे हुए थे, जिन पर भी अब सहमति बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यवेक्षकों के द्वारा जिला अध्यक्षों के लिए राज्य में कैंपेन भी चलाया जा रहा था। अभियान में पारदर्शिता रखने के लिए राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का फॉर्मूला होगा क्या? तो ऐसे में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 3 फॉर्मूलों पर बात बन सकती है। नंबर 1, सबको साथ लेकर चलना, किसी को नाराज नहीं रखना। नंबर 2, हर जिले में जातिगत समीकरण को साधना। नंबर 3, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर मुहर। नंबर 4, गुजरात मॉडल के तहत 50% युवा, महिला और दलित को साधने की रणनीति। तो वहीं अंदरखाने चर्चा ये भी है कि जिला अध्यक्षों के चयन में किसी भी नेता की सिफारिश को प्राथमिकता नहीं दी गई है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार माना है। जिला अध्यक्षों की सूची में 4 से 5 जिलों में महिला जिला अध्यक्ष भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब महज औपचारिकता भर ही रह गई है। अंता की जीत के बाद हाईकमान की तेवर साफ है। संगठन को संतुलित समीकरण और सख्त पारदर्शिता के साथ रिबूट किया जाएगा। दिल्ली में लगातार चल रही मैराथन बैठकों से संकेत साफ है कि इस बार न तो लॉबी चलेगी न सिफारिशें। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसले तय होंगे। अगर घोषित सूची उसी फॉर्मूले पर उतरी जिसमें सबको साथ रखने, जातीय संतुलन साधने और रिपोर्ट कार्ड आधारित चयन की नीति लागू हुई है, तो ये कांग्रेस संगठन में लंबे समय बाद सबसे संरचित और संदेश देने वाला कदम माना जाएगा। और सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत गहलोत, डोटासरा, रंधावा और राहुल गांधी की एकमत सहमति ये बताती है कि कांग्रेस अगली लड़ाई संगठन की ताकत से लड़ने की तैयारी में है। अब निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, क्या ये नई सूची संगठन को ऊर्जा देगी? यहीं से आगे राजस्थान की कांग्रेस राजनीति की नई पटकथा भी लिखी जाएगी। सच बेधड़क के लिए नुपुर जारोली लोटा की रिपोर्ट। वहीं अब चूरू से खबर है, जहां पर जिले में सुबह सांसद राहुल कसवा का ट्रैक्टर एकता मार्च पुलिस ने रोक दिया। राजगढ़ से सुबह 11 बजे रवाना हुए सांसद और किसानों का मार्च लगभग 15 किलोमीटर चलकर रतनपुरा गांव पहुंचा, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पुलिस ने 100 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त कर 15 से 20 किसानों को हिरासत में लिया और एसटीएफ तैनात कर जिले की सीमा सील कर दी गई। मार्च रोकने के बाद राहुल कसवा किसानों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और कलेक्टर से वार्ता करने पर अड़े रहे। सांसद के साथ तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, नौहर विधायक अमित चाचान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रराज खीचड़, पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया और रफीक मंडेलिया समेत कई नेता धरने पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और एसपी जय यादव मौके पर उपस्थित रहे और किसानों और नेताओं से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। हम वार्ता कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या। सर, किसानों की लंबे समय से जो बकाया बीमा क्लेम उसको लेकर मांगे हैं और अभी कूच किया जा रहा है, क्या कहोगे?
सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी तैयारियां हमने कर रखी है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। प्रयास करेंगे, वार्ता भी कर रहे हैं और बातचीत से कोई तो किसी भी तरह कोई आश्वासन वगैरह की बातचीत नहीं। देखिए, अभी तो बातचीत हो रही है, तो मेन जो बात है कि किया जा रहा है उसके संबंध में भी हम वार्ता कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कोई हल निकलेगा। कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, वार्ता सभी लोगों से कर रहे हैं, जो पूरा हमारा प्रशासन है सभी लोगों के टच में है, सबसे बात करके। जैसलमेर से, जहां पर जिले के ग्राम पंचायत नरसिंगों की ढाणी के कौरवा गांव में बीती रात विद्युत फॉल्ट ठीक करते समय सप्लाई चालू होने से विद्युत कर्मी दलपत सिंह करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में राजकीय जवाहर चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया। ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत विभाग की लापरवाही को कारण बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर मोर्चरी के सामने धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार फॉल्ट सुधारने से पहले सप्लाई चालू कर दी गई थी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एएसआई तुलचाराम ने बताया कि रविवार रात 9:30 बजे के करीब दलपत सिंह पोल पर फॉल्ट सुधारते समय करंट की चपेट में आए और घटना के बाद परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। रात को 9:30 बजे लगभग की घटना है, नरसिंगों की ढाणी है। एक दलपत सिंह मृतक है, वो लाइन मैन के कहने से विद्युत पोल पे चढ़कर जंपर का चयन कर रहा था। इसी दौरान करंट आ जाने से उसके इलाज एडजस्ट में लाए थे, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन घटना के संबंध में विरोध जाहिर किया है। जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी विदेश में कार्रवाई। दलपत सिंह पुत्र देवी सिंह जी की याद को बिजली विभाग के लापरवाही के कारण करंट लगने से अकस्मात मृत्यु हो गई है। तो वो लापरवाही के कारण हुई है। शटडाउन दे के अथवा तुरंत वापस बिजली कर्मचारियों ने चालू की लाइन, उससे उनकी डेथ हो गई। इसमें घोर लापरवाही है बिजली विभाग की। तो लापरवाही कारण का परिवारजनों का यही कहना है कि जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाए, निर्दोष को नहीं बचाया जाए। डिस्कॉम के सभी अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? डिस्कॉम के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं हम जांच करके अवसर जो दोषी है उनको वो भी आगे करेंगे, निर्दोष को वो भी। वहीं डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को लेकर किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। आज आंदोलनकारियों ने 19 गांव के हजारों किसानों के साथ विशाल पैदल मार्च निकाला, जो रहमान गेट से शुरू होकर सुभाष सर्कल, भगत सिंह सर्कल, नागौरी गेट, बस स्टैंड और अस्पताल चौराहे से महापड़ाव स्थल तक जा पहुंचा। करीब 10 किलोमीटर लंबा ये मार्च सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ हुआ। किसान संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को माकपा, कांग्रेस और आरएलपी समेत कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। किसान कस्टोडियन जमीनों को चक घोषित करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यालयों के लिए किए गए आवंटन को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर भर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव में रूस के उफा की बशकिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे छात्र अजीत चौधरी का पार्थिव शरीर 29 दिन बाद सोमवार सुबह पहुंचने पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। शव मॉस्को से दिल्ली लाने के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई और अलवर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। गांव पहुंचते ही परिजन रो पड़े और माहौल शोकाकुल हो गया। एसडीएम अर्चना चौधरी ने परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। बाद में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में कफनवाड़ा मोक्षधाम में अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर, जहां लक्ष्मणगढ़ कस्बे में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वॉर मेमोरियल और युद्ध स्मारक का आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद व उपनेता प्रमोद तिवारी ने लक्ष्मणगढ़ नेचर पार्क के पास शिलान्यास किया। समारोह पूर्व सैनिक वेलफेयर समिति ने आयोजित किया, जिसमें पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। गढ़ की धरती पहली बार ये रास्ता दिखा रही है और मैं यहाँ आकर अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गोविंद भाई के साथ मिलकर सैनिकों के अधिकारों के लिए पूरा संघर्ष करूँगा। जहाँ आवाज उठ सकती वहाँ आवाज उठाऊंगा।
एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने इशारतन भी कहा है, वोट के अधिकार की हिफाजत होनी चाहिए। वहीं हनुमानगढ़ टाउन के जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान युवक अर्जुन दास की मौत के बाद परिजनों ने आज अस्पताल में धरना दिया। उन्होंने मुआवजा देने और परिवार को संविदा पर नौकरी देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद तहसीलदार ने उच्च स्तरीय जांच के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने समेत नियमानुसार मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन देने के लिए कहा है। इसके बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हो गए। मामला युवक के गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने के आरोप से जुड़ा था। दिन पहले हमारा एक नौजवान साथी जो बिहारी परिवार से है, उसको टाउन सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सिर्फ एक नॉर्मल बुखार, जैसे आज मौसम की वजह से बुखार जुकाम सर्दी खांसी हो रही है, उन समस्याओं को लेकर यहाँ उसको एडमिट करवाया। 2 दिन उसका ट्रीटमेंट चला, 2 दिन उसका ट्रीटमेंट चला, ठीक था। नॉर्मल भी उसकी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आज की थी। उसके बाद में कल सुबह उसको कोई ज्यादा दिक्कत हुई तो डॉक्टर और कंपाउंडर की राय से आपस में कोई उसको बच्चे को ऐसा एक इंजेक्शन लगा, उसकी यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौके पे मौत हो गई सरकारी हॉस्पिटल में। तो हम सब परिवार के सदस्यों के साथ में यहाँ पे बैठे हैं और यही बात करने के लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं कि उसकी वजह क्या हुई, ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा जिसमें एक स्वस्थ एक व्यक्ति के नौजवान साथी जो 25 साल का था, जिसके 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए वही एक अपने परिवार का एक सहारा था। इन लोगों ने हनुमानगढ़ प्रशासन ने ऐसी समझ कर ली कि हनुमानगढ़ के लोग बेचारे गरीब परिवार के जो लोग मरते जा रहे हैं उन्हें 5-5 लाख मुआवजा देके इनको कचरे का ढेर समझ रखा है क्या हनुमानगढ़ प्रशासन ने। अंबिकापुर में 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ के सभी धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 3 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिसका असर धान खरीदी व्यवस्था पर पड़ रहा है। सरगुजा कलेक्टर ने बताया कि सभी समितियों में नए खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है ताकि खरीदी सुचारू रूप से चल सके, लेकिन नए कर्मचारियों के पास किसानों की जानकारी और क्षेत्रीय डेटा का अभाव होने के कारण प्रक्रिया में अव्यवस्था और देरी की संभावना है। 15 नवंबर को खरीदी शुरू होने के बावजूद पुराने कर्मचारी हड़ताल पर बने हुए हैं, जिससे कई केंद्रों पर कामकाज प्रभावित है। मेरा निवेदन है सर कि अगर एक कंडिका हटाने की शासन को क्या जरूरत पड़ी, क्या समितियां जो धान खरीदी का कार्य करेंगी क्या वो धान सुखत नहीं आएगा? क्या आपने 72 घंटे का कंडिका हटा दिया, आपने बोला कि हम समितियों से धान को नीलाम करेंगे। हम शासन का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से भी जानना चाहते हैं सर कि क्या धान समितियों में जो रखा रहेगा वो सुखत में नहीं जाएगा? क्या इससे पहले भी आपने धान को नीलाम कराया है, आपने संग्रहण केंद्र में रख के धान नीलाम कराया, और आपने 2-2%, 1.5% की सुखद दी। तो ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या परंपरा बनाना चाहते हैं कि जो समितियों को नुकसान हो आप उसका भरपाई नहीं करना चाहते हैं? और इस बीच में मैं भी बताना चाहूंगा सर कि आप दिन प्रतिदिन आप समितियों पे अध्यक्ष के माध्यम से जो है आप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। अगर समितियां गलत हैं तो आज ये बताइए, जिला प्रशासन के द्वारा खरीदी प्रभारियों में आपके द्वारा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, ऑपरेटर द्वारा नियुक्त कर दिया गया, तो फिर वो अगर सारे आपके नियम कानून सही है तो फिर उनके द्वारा वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको शासन को एस्मा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सोचने का विषय है। अगर हम किसान के हितैषी नहीं है, अगर हम किसान के विरोध में अगर खड़े होकर अपना अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वो तो किसान हितैषी हो सकते हैं ना, आपके कर्मचारी किसान हितैषी हो सकते हैं ना, शासन किसान हितैषी हो सकती है ना, तो फिर आपको शासन के खिलाफ एस्मा लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? मेरा आप सभी से निवेदन है, याद रहे हम मजबूरी में आज हड़ताल में बैठे हैं सर। आज हमारे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, आज हम धान खरीदी का कार्य करेंगे, कल के दिन में अगर हम धान को जीरो नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या बताने जाएंगे कि बेटा हम धान खरीदी करके जेल जा रहे हैं, 420 का मुकदमा लेके अपने रिश्तेदारों को यही बताएंगे कि हम 420 के मुकदमा में 6 महीने से जेल से वापस आएंगे। कितना दुर्भाग्य का विषय है सर। समिति कर्मचारी को वेतन साल भर 1.5 साल तक वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो अगर सर प्रबंधकीय अनुदान मिल जाएगा 3-3 लाख रुपए तो उससे राहत हो जाएगा सर, समय पे कर्मचारियों को वेतन भुगतान होगा। इतने दिनों से आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, शासन की तरफ से कोई मध्यस्थता कराने किया?
वहीं राजनांदगांव में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के नीलगिरी पार्क क्षेत्र में महंगी और प्रीमियम ब्रांड की भारी मात्रा में शराब बरामद की है। रेड लेबल, ब्लैक लेबल समेत तमाम इस तरह के ब्रांड्स जैसी ब्रांडेड शराब की करीब 400 बल्क मात्रा जब्त की गई, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। विभाग को लंबे समय से मिल रही सूचनाओं के आधार पर की गई इस छापेमारी को जिले में अब तक की सबसे बड़ी प्रीमियम अवैध शराब बरामदगी माना जा रहा है। जांच में सामने आया है कि आरोपी जितेंद्र साहू महाराष्ट्र के नागपुर से ट्रेन के माध्यम से शराब लाता था और मामले की जांच अब जारी है। आबकारी विभाग को अपने सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जितेंद्र साहू नाम का एक व्यक्ति है जो प्रीमियम हाई रेंज की मदिरा को महाराष्ट्र से लाकर नीलगिरी पार्क में एक कमरे में लाकर डंप कर रहा था। और जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई आबकारी विभाग के द्वारा कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव सर के निर्देशानुसार वहाँ पर रेड किया गया। रेड के पश्चात वहाँ से भारी मात्रा में महाराष्ट्र निर्मित मदिरा की जब्ती की गई। सारी मदिरा हाई रेंज की प्रीमियम मदिरा थी। जब्ती में लगभग 400 बल्क लीटर से अधिक मदिरा थी और कुल मूल्य, लागत मूल्य जो है 4 लाख रुपए के आसपास आका गया है। अभी तक अभी पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी ट्रेन के माध्यम से बैग में प्रीमियम शराब को लेकर आता था और उसका उद्देश्य था कि यहाँ अलग अलग क्षेत्र